आज सुबह सुबह जैसे ही बेटी श्रेया का फ़ोन रविशंकर जी के मोबाइल पर आया, उनकी पत्नी सुधा ने उन्हें फ़ोन स्पीकर पर डालने का इशारा किया और उन्होंने सिर हिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से श्रेया हंसती हुई बोली, हेलो पापा, आपने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर लिया हो और मम्मी फ़ोन के पास आ गई हो, तो मैं अपनी बात शुरू करूं? पिछले 2 महीनों से यही चल रहा है। श्रेया का फ़ोन जब भी आता है, रविशंकर जी फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देते हैं, क्योंकि श्रेया और उसकी माँ सुधा की बातचीत बीते 2 महीनों से बंद है। जब से श्रेया ने अपना निर्णय सुनाया है कि वह शादी अपने कलीग और स्कूल फ्रेंड मनीष से करना चाहती है, यह बात जानते ही दोनों माँ बेटी के बीच अबोलेपन ने अपना स्थान ले लिया। लेकिन जब भी श्रेया का फ़ोन आता है, सुधा अपने सारे काम छोड़कर फ़ोन के करीब आ जाती है, यह जानने के लिए कि श्रेया क्या कह रही है। श्रेया की बातों को सुनकर सुधा के चेहरे के हाव भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि सुधा किसी हाल में नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी विजातीय लड़के से ब्याह करे। वैसे सुधा कई दफ़ा मनीष की माँ मिसेज गुप्ता से श्रेया के स्कूल फंक्शन और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिल चुकी है। मिसेस गुप्ता मॉडर्न और स्वतंत्र विचारधारा की महिला हैं और उनकी यही बात सुधा को लगता है कि मिसेस गुप्ता ज़रूरत से ज़्यादा ही मॉडर्न है। मिस्टर गुप्ता इंडियन नेवी में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर थे। उनका घर ग्वालियर के पॉश एरिया में है और काफ़ी आलीशान भी है। नौकर चाकर सब है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके घर का वातावरण रहन सहन थोड़ा भिन्न है, जो सुधा को शुरू से ही अटपटा लगता आया है, क्योंकि सुधा जहाँ रहती है वहाँ की औरतें ना तो मिसेस गुप्ता की भांति बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनती है और ना ही बिना सिर पर पल्लू लिए घर से बाहर निकली है। ऊपर से इनका पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी और उनके घर पर बिना अंडा मांस मछली के काम ही नहीं चलता। रविशंकर जी एक सुलझे हुए और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि उनके लिए तो श्रेया की खुशी ही सबसे बड़ी है। उनका मानना है कि जात पात धर्म कुछ नहीं होता, मनुष्य की बस एक ही जाति है और एक ही धर्म होता है, और वह है मानवता का धर्म। रविशंकर जी को मिसेस गुप्ता के मॉडर्न होने से भी कोई तकलीफ नहीं है। श्रेया के सवालों का जवाब देते हुए रविशंकर जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी आ गई है। पापा, कल मैं और मनीष ग्वालियर आ रहे हैं। फिर शाम को मनीष के मॉम डैड से आप और मम्मी हमारी शादी की बात करने आएंगे। रविशंकर जी श्रेया को आश्वस्त करते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यह सुनने के बाद श्रेया ने कहा, थैंक यू पापा, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी है। मैंने और मनीष ने कंपनी चेंज कर ली है। हमारी नई कंपनी का सब डिविज़नल ऑफिस ग्वालियर में भी है, तो शादी के बाद हम दोनों ग्वालियर आ जाएंगे। यह तो और भी अच्छी बात है। हमारी बेटी शादी के बाद भी इसी शहर में रहेगी। हमें और क्या चाहिए। यह खबर सुनते ही तुम्हारी भाभी बहुत खुश हो जाएंगी। भाभी का नाम सुनते ही श्रेया चहकती हुई बोली, पापा, भाभी कहाँ है? बात तो कराइए। इस वक्त तो वह किचन में व्यस्त है। श्रेया थोड़ा नाराज होती हुई बोली, पापा, मैंने मम्मी से कितनी बार कहा है कि एक फुल टाइम मेड रख लो। सुबह से लेकर रात तक भाभी बेचारी घर के कामों में ही उलझी रहती है। यहाँ तक कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं है। और मम्मी है कि कुछ समझती ही नहीं। उन्हें लगता है कि घर का सारा काम बहू का ही है। ऊपर से भाभी को सारे काम साड़ी पहनकर करने पड़ते हैं। उन्हें काम करने में कितनी असुविधा होती है। पापा, आप मम्मी को समझाइए। वक्त तेज़ी से बदल रहा है, अब मम्मी को भी थोड़ा बदलना होगा। अच्छा पापा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया ने फ़ोन रख दिया। श्रेया के फ़ोन रखते ही सुधा के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया और वह बड़बड़ाती हुई कहने लगी, लो,
अब यह छोरी समझाएगी मुझे बहू से क्या काम करवाना है और क्या नहीं। खुद को तो धेले भर की अक्ल नहीं। एक ऐसी औरत की बहू बनने को उतावली हुए जा रही है जिसे हमारी संस्कृति का जरा सा भी ज्ञान नहीं। ना तो वह अपने सिर पर पल्लू लेती है और ना ही उसे छोटे बड़े का लिहाज है। शादी हो जाने दो, फिर पता चलेगा मॉडर्न सास कैसी होती है। सुधा को अपनी स्वयं की बेटी के लिए इस प्रकार मुंह से आग उगलता देख रविशंकर जी बोले, अब बस भी करो सुधा। मिसेस गुप्ता मॉडर्न है, इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरी है या फिर बुरी शान से ही साबित होगी। कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। मनीष अपने पेरेंट्स के साथ हमसे मिलने आ रहा है। कल नए रिश्तों की नींव पड़ने वाली है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत खटास से हो। रविशंकर जी के ऐसा कहते ही सुधा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर वहां से चली गई। दूसरे दिन श्रेया आ गई। शाम की पूरी तैयारियां जोरों पर थी। वह वक्त भी आ गया जब मनीष अपने पेरेंट्स के साथ श्रेया के घर पहुंचा। मिसेस गुप्ता की खूबसूरती आज भी बरकरार थी। उसे देखते ही सुधा मन ही मन कुड़कुड़ाने लगी। जवान बेटे की माँ और यह साजो श्रृंगार, अपनी उम्र तक का लिहाज नहीं। आग लगे ऐसे मॉडर्ननेस को। मिसेस गुप्ता इन सब से बेखबर घर के सभी सदस्यों के साथ बड़ी आत्मीयता से मिल रही थी। बातों ही बातों में मिसेस गुप्ता ने कहा, मैं बड़ी खुश हूँ जो मुझे श्रेया जैसी खूबसूरत और समझदार बहू मिल रही है। मैं ढूंढने भी निकलती तो श्रेया जैसी बहू मुझे ना मिलती। मिसेस गुप्ता के ऐसा कहने पर सुधा व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, खूबसूरत और समझदार के साथ साथ कमाऊ बहू भी मिल रही है मिसेस गुप्ता, यह कहना भूल गई आप। सुधा को ऐसा कहना रविशंकर जी, श्रेया और उसके भैया भाभी को बड़ा अटपटा और बुरा लगा, लेकिन मिसेस गुप्ता बड़े सहज भाव से सुधा की बातों को हंसी में उड़ा गई। उसके कुछ सप्ताह बाद श्रेया और मनीष की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी में आए सभी मेहमानों द्वारा शादी में किए गए शानदार इंतजाम को लेकर खूब तारीफ हुई। साथ ही साथ श्रेया व मनीष की भी काफ़ी प्रशंसा हुई। इन सब के अलावा सभी की जबान पर एक और बात की चर्चा जोरों पर थी और वह थी मिसेस गुप्ता की लेटेस्ट ज्वेलरी, स्टाइलिश साड़ी और हेयर स्टाइल। सुधा के सभी सगे संबंधी और सहेलियां उससे यह कहने से नहीं चुकी कि सुधा बहन, तुमने तो दामाद के संग समधन भी बड़ी जोरदार पाई है। श्रेया की सास तो बड़ी मॉडर्न है, इस उम्र में इतना स्टाइल, कमाल है। तुम्हारी समधन तो काफ़ी स्टाइलिश है। सभी के मुंह से बस एक ही बात सुनकर कि श्रेया की सास तो बड़ी मॉडर्न है, सुधा के कान पक गए। और जब श्रेया शादी के बाद पहली बार घर आई तो सुधा श्रेया की खैर खबर लेने के बजाय उससे कहने लगी, कैसी है तुम्हारी मॉडर्न सास? सजने संवरने के अलावा भी कुछ करती है या बस सारा दिन केवल आईने के सामने ही बैठी रहती है? अपनी माँ का इस तरह बात बेबात श्रेया को उसकी सास के मॉडर्न होने का ताना देना उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए धीरे धीरे अब श्रेया अपने मायके आने से कतराने लगी। बस फ़ोन पर ही अपने पापा और भाभी से बात कर लेती। ऑफिस का भी यही हाल था। श्रेया के हर फ्रेंड और कलीग को बस यही जानना होता कि उसकी सास का उसके साथ कैसा व्यवहार है, उसे परेशान तो नहीं करती है। श्रेया अपनी सास के होते हुए इतना फ्री कैसे रहती है, क्योंकि सभी को लगता है कि श्रेया की सास बड़ी तेज तर्रार, स्टाइलिश और मॉडर्न है। श्रेया को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग सभी को एक ही तराजू पर क्यों तौलते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो महिला स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, वह तेज तरार और बुरी सास ही होगी, और जो देखने में सिंपल हो, सीधी सादी लगती हो, वह अच्छी सास ही होगी। एक शनिवार श्रेया अपने मायके में फ़ोन कर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी,
इस वीकेंड पर हम पिकनिक पर जा रहे हैं। मॉम कह रही थी कि आप सब भी हमारे साथ चलते तो एक अच्छी फैमिली पिकनिक हो जाएगी। आप भैया भाभी से भी चलने को कह देना। श्रेया का इतना कहना था कि सुधा भड़क उठी और कहने लगी, हमें कहीं नहीं जाना तेरी मॉडर्न सास के साथ, और ना ही हमारी बहू जाएगी तुम लोगों के साथ। तुम सास बहू दोनों घूमो जींस पैंट पहनकर पूरे शहर में। तुम्हें ना सही पर हमें तो है लोक लाज का ख्याल। वैसे भी तुम्हारी भाभी अपने मायके इंदौर गई है और तुम्हारा पत्नी भक्त भाई उसके साथ ही गया है। दोनों यहाँ होते भी तो हम में से कोई कहीं नहीं जाता तुम्हारी मॉडर्न परिवार के साथ, क्योंकि उस दिन मेरे गुरुजी का जन्मदिन है। इसलिए हमारी समिति की एक ओर से इस अवसर पर भव्य सत्संग आयोजित किया जाएगा। उस दिन गुरुजी सभी को दर्शन और आशीर्वाद देंगे, जो जीवन की सद्गति के लिए बहुत जरूरी है। यह सब तेरी मॉडर्न सास क्या समझेगी? सुधा को इतना कहना था कि श्रेया ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। निर्धारित दिन पर श्रेया अपने पूरे परिवार के साथ इधर पिकनिक के लिए निकल पड़ी। उधर सुधा और रविशंकर जी गुरुजी से आशीष लेने सत्संग के लिए निकल पड़े। आज पूरा दिन परिवार के संग इतना अच्छा समय बिताकर श्रेया काफ़ी खुश थी। उसे बस इस बात का अफसोस था कि आज की इस खुशी का हिस्सा उसके अपने मम्मी पापा नहीं बन पाए थे। पिकनिक से लौटते वक्त श्रेया इन्हीं सब बातों में गुम थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। फ़ोन किसी अनजान नंबर से था। फ़ोन रिसीव करते ही श्रेया की आंखों से अविरल आंसुधारा प्रवाहित होने लगी। यह देख श्रेया की सास ने उससे कारण जानना चाहा तो श्रेया रोती हुई बोली, मम्मी का फ़ोन था। सत्संग से लौटते हुए मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। पापा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मम्मी को ज़्यादा चोटें नहीं आई है। मोबाइल भी टूट गया है, इसलिए उन्होंने किसी दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किया था। भैया भाभी शहर से बाहर है और वहाँ सिटी अस्पताल में पुलिस प्रक्रिया में देर होने की वजह से पापा का इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। मम्मी बहुत घबराई हुई है और परेशान है। इतना सुनते ही मिसेस गुप्ता बोली, तुम्हें रोने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटा। शहर के डीएसपी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। मैं अभी उन्हें फ़ोन कर देती हूँ और अस्पताल में भी फ़ोन कर देती हूँ। वहाँ भी मेरे पहचान के काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं। वे सब संभाल लेंगे। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं और कुछ घंटों में हम भी शहर पहुंच ही जाएंगे। ऐसा कहती हुई मिसेस गुप्ता ने अपने कई मित्रों और पहचान की नामी गिरामी हस्तियों को फ़ोन कर श्रेया के मम्मी पापा को हर संभव मदद करने को कह दिया। जब श्रेया अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंची तो उसके मम्मी पापा का इलाज शुरू हो गया था। पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। यह देख एक बार फिर श्रेया की आंखें नम हो गई और उसके चेहरे पर अपनी सास के प्रति आदर और कृतज्ञता के भाव उभर आए। श्रेया की मम्मी 3 दिनों तक अस्पताल में एडमिट रही और उसके पापा 15 दिनों तक। मिसेस गुप्ता पूरी आत्मीयता से हर रोज़ अस्पताल में उनसे मिलने जाती। उनकी वजह से श्रेया के मम्मी पापा को अस्पताल में कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ उनका विशेष ध्यान रखा गया और अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ से भरपूर सहयोग मिला। उसके बावजूद मिसेस गुप्ता के प्रति सुधा के विचार और बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया। सुधा अब भी अपने स्वस्थ होने और सही समय पर इलाज मिलने का श्रेय अपने गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद को ही दे रही थी। मिसेस गुप्ता को सुधा अपने गुरुजी के द्वारा भेजा गया केवल एक माध्यम समझ रही थी, जबकि गुरुजी का इस बात से कोई वास्ता ही नहीं था। सुधा की इस प्रकार अंधभक्ति देख और बार बार अपनी ही माँ से अपनी सास के लिए अपमान भरे शब्द सुनकर श्रेया ने यह तय कर लिया कि वह अब ना तो अपने मायके जाएगी और ना ही अपनी मम्मी को फ़ोन करेगी।
काफी दिनों तक जब श्रेया अपने मायके नहीं गई तो एक दिन श्रेया की सास ने उससे कहा, श्रेया बेटा, तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो, इस संडे समय निकालकर उनसे मिल लाओ, उन्हें तुम्हारी चिंता होती होगी। श्रेया अपनी सास की बात टालना नहीं चाहती थी और ना ही उन्हें सच बताकर उनका दिल दुखाना चाहती थी, इसलिए वह बोली, जी इस संडे चली जाऊंगी। संडे को जब श्रेया अपने मायके पहुंची तो पापा उसे बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ते मिल गए। काफ़ी देर पापा के पास बैठने के बाद जब श्रेया अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंसी ठिठोली कर रही है और उसकी भाभी भाग भाग कर सबके लिए चाय नाश्ता और पानी की व्यवस्था कर रही है। यह देख श्रेया अपनी भाभी का हाथ बटाने किचन की ओर बढ़ी ही थी कि वहां बैठी उसकी मम्मी की सहेलियों में से एक ने कहा, अरे श्रेया, तुम कब आई? इधर आ, हमारे पास बैठ। मैंने तो सुना है कि तेरी सास बड़ी मॉडर्न है, तुम अपनी सास के साथ ससुराल में कैसे निभा रही हो? श्रेया चुप रही। फिर क्या था, एक के बाद एक सभी ने श्रेया की सास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई उनकी लिपस्टिक पर फिक्रे कसने लगा तो कोई हेयर स्टाइल पर, किसी को उनका इस उम्र में जींस पहनना गलत लग रहा था तो किसी को उनके लहराते हुए आंचल से आपत्ति थी। सभी की अनगरल बातें सुनकर श्रेया से रहा नहीं गया और वह सब पर बरस पड़ी। हाँ, मेरी सास बड़ी मॉडर्न है। वे केवल मॉडर्न ड्रेस ही नहीं पहनती, उनकी सोच भी मॉडर्न है। वे अपनी बहू की चार दीवारी में घूंघट के पीछे घुटन भरी जिंदगी नहीं, खुली हवा में आज़ादी की सांस लेने देती है। यह आप में से कितनी सास अपनी बहू को उनकी मर्जी से जीने देती है, अपनी बहू का बेटी की तरह माँ बनकर ध्यान रखती है? लेकिन मेरी मॉडर्न सास मेरा ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती है और मुझे उनके मॉडर्न होने पर गर्व है, क्योंकि वे मुझे केवल बेटी बुलाती ही नहीं, अपनी बेटी समझती भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि बुरे वक्त में साथ खड़ी रहती है, ऊपर वाले की इच्छा कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ लेती है। श्रेया की बातें सुनकर सबकी आंखें शर्म से झुक गई और ये सब सुनकर श्रेया के पापा बरामदे में बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आज उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ने अपनी मम्मी को एकदम सटीक जवाब दिया है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।